आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं वीजा गाइड यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में। काफ़ी दिनों से लोगों ने मुझे ईमेल किया और मैसेज किया कि साउथ कोरिया के वीज़ा की अपडेट दीजिए, साउथ कोरिया का वीज़ा ले सकते हैं, साउथ कोरिया जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया का वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, वीज़ा एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, और अभी जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वो कैसे आप साउथ कोरिया विजिट कर सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि अगर आप साउथ कोरिया जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं। साउथ कोरिया ने बॉर्डर ओपन कर दिया है और आप साउथ कोरिया जा सकते हैं, वहाँ घूम सकते हैं। अगर मैं वीज़ा एप्लीकेशन की बात करूँ तो वीज़ा एप्लीकेशन आप कर सकते हो और कैसे करना है इसके बारे में आज वीडियो में डिस्कस करूंगा। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो 100% श्योर है कि आपको साउथ कोरिया के वीज़ा आप एप्लीकेशन कर लोगे और वीज़ा मिलने के चांसेस भी आपके पास काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा की वीडियो बना के डालता हूँ जो काफ़ी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेशनफुल होता है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे साउथ कोरिया के वीज़ा के बारे में और आज मैं आपको बताऊंगा साउथ कोरिया का वीज़ा आप कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं। साउथ कोरिया के वीज़ा की बात किया जाए तो इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल यूरोप का वीज़ा, यूएस का वीज़ा, कनाडा का वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा, न्यूजीलैंड का वीज़ा। इतना मुश्किल इन देशों का वीज़ा है, उतना मुश्किल साउथ कोरिया और जापान का वीज़ा नहीं है कंपेयर टू यूरोप एंड कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बाकी कंट्री जो बड़े बड़े देश हैं। तो वहाँ का वीज़ा, पहली चीज़ तो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। न्यूजीलैंड वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, यूएस वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, ऑस्ट्रेलिया वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस भी बहुत कम है। और अगर आप कोई एजेंट नहीं करते, अगर आप खुद करते हो एप्लीकेशन, तो फीस बहुत ही कम है और आप बहुत ही आसानी के साथ में आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा ये मैं आपको बता दूंगा, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है ये भी मैं आपको बता दूंगा। और आप लोगों को अगर साउथ कोरिया जाना है घूमने के लिए या फिर किसी और पर्पज़ से आपको जाना है, पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, साउथ कोरिया के वीज़ा की कैटेगरी की बात की जाए तो साउथ कोरिया में कई कैटेगरी के वीज़ा है। अगर आपको वहाँ स्टडी करना है तो स्टडी वीज़ा, अगर आपको घूमने के लिए जाना है तो टूरिस्ट वीज़ा है, विजिटर वीज़ा है, अगर आपका पार्टनर वहाँ पे है तो आप स्पाउस वीज़ा ले सकते हो। तो इस तरीके रिलीजियस वीज़ा है, अगर आपको वहाँ पे रिलीजियस एक्टिविटी में जाना है तो रिलीजियस वीज़ा है, बिजनेस वीज़ा है। तो अगर आप साउथ कोरिया जा रहे हो तो साउथ कोरिया के बहुत सारे कैटेगरी के वीज़ा हैं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको किस कैटेगरी में आपको जाना है। अगर आपको विजिटर वीज़ा पे जाना है, टूरिस्ट वीज़ा पे जाना है, जो कि नॉर्मली हर कोई टूरिस्ट वीज़ा पर ही जाता है घूमने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि साउथ कोरिया का जो टूरिस्ट वीज़ा है उसको आप कैसे ले सकते हो और एप्लीकेशन कैसे कर सकते हो। फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। अगर प्रोसेस टाइम की मैं बात करूँ तो आपका जो प्रोसेस टाइम है वो आपका 5 से 10 दिन आपका लग जाएगा। प्रोसेस टाइम में 5 से 10 दिन में आपको साउथ कोरिया का जो वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा। साउथ कोरिया का जो वीज़ा एप्लीकेशन टाइम है, प्रोसेस टाइम है, वो आपका 5 से 10 दिन में आपको साउथ कोरिया का जो वीज़ा है वो आपको मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ वीज़ा की तो आप टूरिस्ट वीज़ा शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, टूरिस्ट वीज़ा लॉन्ग टर्म ले सकते हैं, बिजनेस वीज़ा आप शॉर्ट टर्म ले सकते हैं, बिजनेस वीज़ा आप लॉन्ग टर्म ले सकते हैं। इसमें मल्टीपल एंट्री भी है और सिंगल एंट्री भी है। 90 डेज आप स्टे कर सकते हैं और जो वीज़ा आपको मिलेगा वो 6 मंथ के लिए आपको मिलेगा। लेकिन इससे जो आपको स्टे करता है, आपको जो वहाँ रुकना है, वो केवल 90 डेज ही आप वहाँ पर स्टे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म वीज़ा अगर आप लेते हैं तो, लॉन्ग टर्म लेते हैं तो उसका अलग रूल है, उसके अलग डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ केवल टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। अगर आप साउथ कोरिया का टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, कैसे आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स अपने प्रिपेयर करना है। डॉक्यूमेंट्स आपको देखना है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ साउथ कोरिया वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तो आपका पासपोर्ट लगेगा ओरिजिनल, जो कि 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। कम से कम 4 से 5 ब्लैंक पेज आपके पास होना चाहिए। इनका स्टिकर वीज़ा जो आपके पासपोर्ट पर लग के आएगा, तो 4 से 5 पेज आपका ब्लैंक होना चाहिए, 6 मंथ तक आपका वैलिड होना चाहिए। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आप बीएफएस से आप डाउनलोड, बीएफएस की ऑफिशियल वेबसाइट, मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप लिंक देख भी सकते हो। इस लिंक पे आपको जाके जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको अच्छे से फिल करना है। फिल करने के बाद आपको अच्छे से पढ़ना है। जब आप पढ़ लोगे, अच्छे से भर दोगे और एक एक चीज़ आपने क्लियर कर लिया कि यहाँ कुछ गलत नहीं है, तो उसके बाद जो फोटोग्राफ है वो आपका 2 फोटोग्राफ लगेगा और ये आपको लगाना है। पर्सनल कवरिंग लेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो कवर लेटर है उसमें आपको बताना है कि आप क्या करते हो, क्या काम करते हो, आप साउथ कोरिया क्यों जाना चाहते हो, वहाँ आपका घूमने का पर्पज़ क्या क्या है, कहाँ कहाँ आपको विजिट करना है, तो वो आपको बताना है। डे बाई डे आइटनरी आपका लगेगा साउथ कोरिया भी, एप्लीकेशन आप करते हो तो उसमें आपको बताना पड़ेगा कि आप साउथ कोरिया में अगर 7 दिन के लिए आप जा रहे हो, 10 दिन के लिए आप जा रहे हो, तो 7 दिन का 10 दिन का प्लान आप क्या है साउथ कोरिया में आप
10 दिन 7 दिन आप क्या क्या घूमोगे, वहाँ का कैपिटल जो है, वहाँ के सिटी जो है, वहाँ के मंदिर जो हैं, तो जो कुछ वहाँ पे है जो आप देखना चाहते हो, वहाँ की मार्केट, जो कुछ आपका प्लान है, आपको वहाँ के मंदिर देखना है, आपको वहाँ के आपको वहाँ मार्केट देखना है, मतलब जो भी आपको इस सिटी से उस सिटी आपको जाना है, तो वो चीज़ आपको डे बाई डे आइटनरी में आपको बताना है कि आपको साउथ कोरिया में कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या घूमना है। डे बाई डे आइटनरी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे मेन बात ये कि आप इस डेट से आप चले और इस डेट में आप पहुंचोगे, इस डेट तक आप घूमोगे, उसके बाद फिर आप फ्लाइट लेके आप वापस इंडिया या फिर आप किसी और देश में रहते हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल, वहाँ आप जा सकते हो। तो ये आपका हो गया। उसके बाद अगर आप काम करते हैं तो आपका एम्प्लॉयमेंट लेटर, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपका बिजनेस में आपका जो जीएसटी है, जो फार्म आपका रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, वो आप लगा सकते हो। कंपनी का जो लेटर हेड है उस पर आप लिख के दे सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके जो स्टूडेंट की आईडी है वो आप लगा सकते हो, और इस आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टूडेंट आप हो तो आपको आपके फैमिली के लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो अपना इनकम टैक्स रिटर्न, वो अपना बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। जो आपके फैमिली के जो मेंबर हैं, आपके काका हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, आप जो भी आपके भाई हो सकते हैं जिनके पास अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन है, तो वो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वो आपको ट्रिप स्पॉन्सर में दे सकते हैं। तो उनके जो पेपर है वो लग सकता है, और उनको बस नोटरी करा के लगा देना, एफिडेविट लगा देना है कि वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, और आप घूमने के लिए जा रहे हो, जितना भी खर्चा लगेगा वो आपके जो रिलेटिव हैं जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं वो देंगे। तो इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉई हो तो आपका एम्प्लॉयमेंट जो आपका लगेगा, अगर जो कुछ है वो जो कुछ है डे बाई डे आइटनरी आपको लगाना है, और कंपनी का लेटर हेड आपको लगाना है, तो ये आपको लगाना है। उसके बाद आपका ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट लगेगा जो कि 6 मंथ का लगेगा, और इसमें जो बैलेंस हो, रनिंग बैलेंस हो, कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। रनिंग बैलेंस आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस डाल दिया, उसमें आपने इकट्ठा डाल दिया और डालने के बाद वीज़ा आपको मिल गया, आपने निकाल लिया। तो रनिंग बैलेंस होना चाहिए 6 मंथ तक। और इनकम टैक्स रिटर्न आपका लगेगा। इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर 2 साल का लगेगा। कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न 3 साल का लगता है, लेकिन अगर आप साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न आपका लगेगा वो खाली 2 साल का लगेगा। 2 साल का आपको इनकम टैक्स रिटर्न आपको लगाना है। फ्लाइट का टिकट आपको कंफर्म नहीं लगाना है, बस आप होल टिकट लगा सकते हो, और आप बता सकते हो कि आप इस डेट में साउथ कोरिया जा रहे हो, इस स्टेट में आपको घूमना है, और इस स्टेट में आप वापस आ जाओगे। तो आपको कंफर्म फ्लाइट का टिकट नहीं लगाना है, फुल टिकट लगा सकते हो। अगर साउथ कोरिया से आपको जापान जाना है, साउथ कोरिया से आपको वियतनाम जाना है या थाईलैंड जाना है, तो रिटर्न टिकट आप लगा सकते हो। आपको जिस भी कंट्री में जाना है साउथ कोरिया से, तो आप दिखा सकते हो। जो आपका प्लान है, ट्रैवल प्लान है, वो आप बता सकते हो। होटल रिजर्वेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। होटल रिजर्वेशन आपका लगेगा। अगर आपका कोई फ्रेंड, रिलेटिव या फिर कोई दोस्त वहाँ पे रहता है, वो आपको स्पॉन्सर करता है और वो अपना आईडी प्रूफ आपको सेंड करता है, तो उसके स्पॉन्सर लेटर के साथ साथ में उसका जो आईडी कार्ड है, उसका पासपोर्ट है या फिर उसका ड्राइविंग लाइसेंस है साउथ कोरिया में, तो उसको आप नोटरी करा के आपको दे देता है। तो उसको आपको लगा देना है कि आप साउथ कोरिया जा रहे हो। आपका जो कंडीशन है, आपके ये दोस्त हैं, इनके साथ में आप रुकोगे, इनके साथ में आप स्टे करोगे। इस पर्पज़ में आपको होटल की कंफर्म बुकिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको स्पॉन्सरशिप मिल रहा है, आपको बुलाया जा रहा है। तरीके से आप साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपका लगेगा। और जो सबसे मेन बात यह है कि आप अगर काम कर रहे हैं तो आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपनी कंपनी से बनवाना है जहाँ पर आप काम कर रहे हो, वो आपको साथ में लगाना पड़ेगा। और बाकायदा आपके जो मैनेजर हैं उनका सिग्नेचर उस पर होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट में आप बैंक का जो ऑफिसर है, जो मैनेजर है, उससे आपको सिग्नेचर जरूर कराना है, और वो आपका लगेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, ये बात हो गया आपका डॉक्यूमेंट्स का। अब सबसे ज़रूरी बात आता है कि अगर साउथ कोरिया का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस कितना लगेगा। फ़ीस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़ीस के नाम पर ही बहुत स्कैम होता है, और जितने भी लोग हैं वो फ़ीस बहुत ज़्यादा पे कर देते हैं एजेंट को। तो अगर आपने मेरी वीडियो को देख लिया है, डॉक्यूमेंट्स आपने अच्छे से बना लिया है, तो अगर आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस कितना लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीज़ा लेते हैं, शॉर्ट टर्म सिंगल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा आप लेते हैं 90 दिन के अंदर, तो 90 दिन के अंदर वाला, तो वो आपको पड़ेगा 2800 रुपये का, 2800 रुपये मात्र। बाकी VFS की जो फीस है वो आपका अलग पड़ेगा। मैं यहाँ पे VFS की फ़ीस नहीं जोड़ूंगा, वो उनका
आप जो एप्लीकेशन फीस दोगे VFS का, सर्विस चार्ज दोगे, कुरियर चार्ज, मैसेज चार्ज और पासपोर्ट कुरियर चार्ज, एप्लीकेशन की जो मैं केवल फीस की बात करूँगा, बाकी VFS चार्ज जो पड़ता है वो सब अलग का है, उसको आप अपने हिसाब से देख लोगे। उसमें बहुत कुछ आप चाहो तो नहीं भी ले सकते हो, जैसे SMS चार्ज हो गया आपका, ये लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लॉन्ग टर्म टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँ तो ये आपका 4200 रुपये है। डबल एंट्री वीज़ा की बात करूँ, इससे मल्टीपल एंट्री अगर आप वीज़ा लेते हैं, डबल एंट्री वीज़ा आप लेते हैं तो इसका 4900 रुपये है, और अगर आप मल्टीपल एंट्री वीज़ा लेते हैं तो 6300 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। तो ये हो गया वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस, और आप वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो बहुत ही कम फीस है, बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। आप खुद एप्लीकेशन करोगे, वीज़ा आपको इजीली मिल भी जाएगा, और जो फीस है वो भी बहुत कम है, आपके पैसे का भी बचत होगा। और अगर आपको एप्लीकेशन करना है तो आप VFS में एप्लीकेशन कर सकते हैं। VFS की ऑफिशियल वेबसाइट है, आपको एप्लीकेशन करना है, VFS में आपको जानना है, VFS में आपको अपॉइंटमेंट लेना है, और VFS में आपको वीज़ा एप्लीकेशन करना है। डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे हो जाते हैं, फिर आप VFS में अपॉइंटमेंट लेके आप VFS में वीज़ा एप्लीकेशन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।